प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज की क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं सभी विद्यार्थियों के लिए रीट 2025 जो आपके 27-28 फरवरी को रीट का पेपर होने वाला है। उसके लिए दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि दोस्तों साइकोलॉजी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की क्लास होने वाली है। यहाँ से प्रश्न आपके सीधे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो रीट के लिए स्पेशल क्लास होने वाली है। प्रत्येक प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। साथ साथ में आपको आंसर बताते रहना है और अपनी तैयारी का दोस्तों यहाँ पर परीक्षा आपको लेनी है। तो चलिए बिना किसी देर के क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए यहाँ पर पूछा गया है, प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 110 से अधिक, 100 से अधिक, 130 से अधिक या फिर 105 से अधिक। सभी विद्यार्थी कमेंट करके राइट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि होती है, तो राइट आंसर की बात करूं, देखिए प्रतिभाशाली बालकों की जो बुद्धि लब्धि है वो 140 जो है वो होती है। और यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन है 130 से अधिक। मैक्सिमम ऑप्शन यही बता रहा है, तो यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी तीसरे ऑप्शन को सही किया उन सभी का बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया, बच्चे में गामक कौशल का विकास होता है। बच्चे में गामक कौशल का विकास होता है सूक्ष्म से स्थूल की ओर, विशिष्ट से सामान्य, ज्ञात से अज्ञात या फिर सामान्य से विशिष्ट। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। गामक कौशल का विकास, तो बच्चे में देखिए गामक कौशल का विकास, पहले देखिए वो सामान्य क्रिया करना सीखता है, उसके बाद विशिष्ट क्रियाएं करना सीखता है। पहले वो देखिए उंगलियों को हिलाना सीखता है, फिर पूरे हाथ से काम करना सीखता है। तो यानी कि गामक कौशल का जो विकास है वो आपके सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। यानी कि चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा गया, डिस्लेक्सिया का संबंध किससे है। डिस्लेक्सिया जो आपके अधिगम विकृति है उसका संबंध किससे है। शारीरिक अक्षमता से, पढ़ने की अक्षमता से, लेखन अक्षमता से या फिर मानसिक अक्षमता से। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। डिस्लेक्सिया का संबंध किससे है। तो डिस्लेक्सिया की बात करूं, देखिए डिस्लेक्सिया का संबंध आपके पठन संबंधी विकृति से है, यानी कि पढ़ने की अक्षमता से। यानी कि दूसरा ऑप्शन जिसने भी सही किया उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ साथ में आपको आंसर बताते रहना ताकि आपको पता चल सके कि साइकोलॉजी आपकी तैयारी जो है आपकी कैसी चल रही है। अगला देखिए, अगला पूछा गया, 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी कहा जाता है। यह परिभाषा किसने दी या कथन किसका है। जेबी वॉटसन का, क्रो एंड क्रो का, मुर्रे का या फिर एडलर का। जल्दी से इसका आंसर बताइए। 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसका है या फिर परिभाषा किसकी है, यह आपको बताना है। तो यह परिभाषा देखिए आपके क्रो एंड क्रो की है, ठीक है ना। तो दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वॉटसन ने क्या कहा था कि आप मुझे कोई भी बालक दे दीजिए, मैं अपने अनुसार उसको बना दूंगा, जैसा मैं चाहता हूं उसको उसके अनुसार बना दूंगा। ये वॉटसन ने कहा था, ठीक है ना, ये भी ध्यान में रखना है। अगला देखिए पूछा गया, व्यावहारिक बुद्धि किसे कहा जाता है। संज्ञानात्मक बुद्धि को, मूर्त बुद्धि को, अमूर्त बुद्धि को या फिर सामाजिक बुद्धि को। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। व्यवहारिक बुद्धि इनमें से किसको कहा जाता है। देखिए बुद्धि की बात करूं, ये तीन प्रकार की मुख्य रूप से, सामान्य रूप से देखिए तीन प्रकार की होती है। पहली दोस्तों आपके मूर्त बुद्धि, दूसरी है दोस्तों अमूर्त बुद्धि, दूसरी अमूर्त बुद्धि और तीसरी दोस्तों आपके सामाजिक बुद्धि, ठीक है ना। ये तीन प्रकार की सामान्य रूप से बुद्धि होती है। बाकी अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने अपने सिद्धांतों में अलग अलग बुद्धियां बताई, लेकिन सामान्य रूप से ये तीन बुद्धियां होती है। जिसमें से देखिए आपके मूर्त बुद्धि को व्यावहारिक बुद्धि के नाम से जाना जाता है। अमूर्त बुद्धि को सैद्धांतिक बुद्धि के नाम से जाना जाता है। सैद्धांतिक बुद्धि के नाम से अमूर्त बुद्धि को जाना जाता है। और तीसरी बुद्धि हो जाएगी सामाजिक बुद्धि। तो इसका आंसर हो जाएगा मूर्त बुद्धि, दूसरा ऑप्शन। अगला देखिए पूछा गया, अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था। पावलोव ने, टोलमैन ने, स्किनर ने या फिर थॉर्नडाइक ने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। सभी को इसका आंसर बताना कौन सा ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर रह जाएगा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। देखिए थॉर्नडाइक की बात करूं, इन्होंने अपने प्रयोग जो है बिल्ली के ऊपर किया है और इन्होंने उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था। स्किनर की बात करूं, इन्होंने ही आपके क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया, जिसे दोस्तों नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत भी कहा जाता है या चालनात्मक जो आपके कहते हैं उससे वो सिद्धांत भी कहा जाता है। इन्होंने अपने प्रयोग चूहे और कबूतर पर किए, चूहे प्लस कबूतर पर किए। इसके अलावा बात करें दोस्तों, टोलमैन ने आपके चिन्ह अधिगम का सिद्धांत दिया था, ठीक है ना। और पावलोव की बात करें, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। यहाँ पर क्रिया प्रसूत का पूछा है, तो स्किनर जिन्होंने अपने प्रयोग चूहे और कबूतर पर किए, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछेगा, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी हैं मध्यस्थ चर, स्वतंत्र चर, आश्रित चर या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी क्या है। देखिए स्वतंत्र चर की बात करूं, स्वतंत्र चर आपके देखिए अध्यापक को कहा जाता है, ठीक है ना। अध्यापक आपके स्वतंत्र चर है, लेकिन जो आश्रित चर है वो आपके जो है विद्यार्थी को माना जाता है। यानी कि इसका ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, क्लास को एंड तक वॉच करना है, साथ साथ में आपको आंसर बताना है। अगला देखिए पूछा गया, निम्न में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है। प्रभाव का नियम, तनाव का नियम, तत्परता का नियम या फिर अभ्यास का नियम। जल्दी से इसका आंसर बताइए।
तो देखिए थॉर्नडाइक ने जो उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था, ठीक है ना, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने, जिन्होंने अपने प्रयोग बिल्ली पर किए। उन्होंने सीखने के 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम बताइए। 3 मुख्य नियम है, देखिए प्रभाव का नियम शामिल है, तत्परता का नियम शामिल है, अभ्यास का नियम शामिल है, लेकिन तनाव का नियम इसमें शामिल नहीं है और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया, परीक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? केवल वस्तुनिष्ठ, स्मृति और समझ आधारित, वस्तुनिष्ठ और विषयगत, या फिर समझ और अनुप्रयोग आधारित? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। परीक्षा के अंदर विद्यार्थियों से कौन से प्रश्न पूछने चाहिए, यही आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात करूं, देखिए परीक्षा में विद्यार्थियों से देखिए आपके स्मृति और समझ पर आधारित प्रश्न पूछने चाहिए, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया, बालकों में खेलों से विकसित होने वाली शक्तियां कौन सी है? सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, या फिर उपरोक्त सभी? करेक्ट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। बालक में खेलों से विकसित होने वाली शक्तियां इनमें से कौन सी हैं, यही आपसे पूछा गया है। तो देखिए बालक में खेलों से सामाजिक, मानसिक, शारीरिक तीनों प्रकार के यानी सर्वांगीण विकास उनका होता है, तो उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लास के एंड में बताना दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी और क्लास से कितने प्रश्न आपके करेक्ट है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए पूछा गया, प्याजे ने मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने, या प्याजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? सामाजिक विकास, यौन विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषा विकास? करेक्ट आंसर बताइए इसका। देखिए प्याजे की बात करूं, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत इन्होंने दिया था, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए आपके नैतिक विकास का सिद्धांत भी इन्होंने दिया। नैतिक विकास सिद्धांत एक कोहलबर्ग का भी है और जीन प्याजे का भी है। तो प्याजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं, यही आपको बताना है। तो संज्ञानात्मक विकास के लिए दोस्तों ये जाने जाते हैं जिन्होंने अपने संज्ञानात्मक विकास को, बालक के विकास को 4 भागों में बांटा है। पहला देखिए आपके संवेदी गामक अवस्था हो गई, दूसरी देखिए आपके जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होगी, तीसरी होगी मूर्त, और चौथी हो गई दोस्तों औपचारिक या फिर अमूर्त। ये 4 प्रकार में दोस्तों आपके बाल विकास को आपके बांटा है जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास में। अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया है, अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? गिलफोर्ड, जड, थॉर्नडाइक, या फिर स्पीयरमैन? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा? अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत, तो देखिए गिलफोर्ड ने तो देखिए आपके मल्टी डायमेंशियल जो थ्योरी है, बहुआयामी सिद्धांत है, वो दिया था। इसके अलावा देखिए थॉर्नडाइक ने आपके समूह कारक जो बुद्धि का सिद्धांत है वो दिया था। इसके अलावा देखिए आपके स्पीयरमैन की बात करूं, इन्होंने देखिए आपके द्वितत्व या द्विकारक सिद्धांत प्रदान किया था, जबकि जो आपके एक कारक सिद्धांत है वो आपके अल्फ्रेड बिने के द्वारा प्रदान किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया, समायोजन की प्रक्रिया है स्थानापन्न, गतिशील, स्तर, या फिर मानसिक? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। समायोजन की प्रक्रिया है, तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। देखिए समायोजन की जो प्रक्रिया है वो आपके निरंतर गतिशील रहती है, यानी कि दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया, परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है क्या कहलाती है? उद्दीपक, प्रलोभन, प्रबलन, या फिर प्रेरक? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। परिवेश की वह वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का हमेशा प्रयास करता है वो कौन सी वस्तु कहलाती है? तो उसे दोस्तों आपके प्रेरक कहा जाता है, ठीक है ना। चौथा ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया, एनसीएफ 2005 ने सर्वाधिक बल किस पर दिया है? कठिन सवालों को हल करने में, तेजी से गणित करने में, ज्ञान की संरचना पर, या फिर अवधारणा को रटने पर? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। एनसीएफ 2005। और क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि डेली क्लासेज आपको एग्जाम से पहले मिलने वाली है और यहाँ से काफी ज्यादा हेल्प आपको मिलने वाली है। एनसीएफ 2005 की बात करूं, तेजी से गणित करने पर ऊपर बल दिया था, दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए। अगला पूछा गया है, टीएटी क्या मापने में प्रयोग होता है? अभिक्षमता, व्यक्तित्व, रुचि, या फिर बुद्धि? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। जो टीएटी है दोस्तों क्या मापने में प्रयोग होता है, यही आपसे पूछा गया है। तो टीएटी की बात करूं, थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, यानी कि प्रासंगिक अंतर्बोध जो आपके परीक्षण है, इसका जो सिद्धांत का जो व्यक्तित्व मापन के लिए प्रयोग होता है, और इसका जो सिद्धांत है ये आपके मुर्रे और मॉर्गन के द्वारा दिया गया था। मुर्रे और मॉर्गन के द्वारा इसको दिया गया था, जिसमें 31 कार्ड होते हैं, जिसमें से 30 आपके दोस्तों जो है चित्र युक्त होते हैं और एक आपका ब्लैंकेट होता है, यानी कि खाली होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए पूछा गया, थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम के गौण नियम कितने हैं? 6, 5, 7, या फिर 3? तो पिछले एक प्रश्न में हमने बात की थी, थॉर्नडाइक ने अपने अधिगम सिद्धांत में देखिए 3 मुख्य नियम बताए थे और 5 गौण नियम बताए थे। तो ये आपको संख्या में ध्यान रखना है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया, प्रतिभाशाली बालक अन्य लोगों का आदर करते हैं, चिढ़ाते नहीं है, यह कथन किसका है? ड्रेवर का, टॉयलर का, हरलॉक का, या फिर बर्टलैंड का? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। कि जो प्रतिभाशाली बालक होता है वो अन्य लोगों का आदर करते हैं, उन्हें चिढ़ाते नहीं है, ये कथन किसका है? तो ये कथन आपके देखिए हरलॉक महोदय का है, तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, अधिगम तक पहुंचने के राजमार्ग को क्या कहा जाता है? संवेदना, प्रवाहित, अभिप्रेरणा, या फिर उद्दीपन? करेक्ट आंसर बताइए इसका। अधिगम तक पहुंचने के राजमार्ग को क्या कहा जाता है, यही आपसे पूछा गया है। तो अधिगम तक पहुंचने के राजमार्ग को देखिए आपके
क्या कहा जाता है, अभिप्रेरणा कहा जाता है। जिन्होंने स्किनर को महत्वपूर्ण माना, स्किनर ने इसको महत्वपूर्ण माना और सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग की संख्या दी है, तो तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है, प्रत्यागमन, समानता, भिन्नता या फिर अभिप्रेरणा। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। वंशानुक्रम का नियम इनमें से कौन सा नहीं है। क्लास के एंड में बताना दोस्तों कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। तो देखिए प्रत्यागमन, समानता, भिन्नता ये आपके वंशानुक्रम का नियम है, लेकिन अभिप्रेरणा इसमें शामिल नहीं है। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है, अभिप्रेरणा, अधिगम, अभ्यस्ता या फिर अस्थायी अधिगम। एग्जाम के अंदर दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया है और अब की बार फिर से ये रिपीट होने वाला है, तो जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन को देखिए अधिगम नहीं कहा जाता है, बल्कि क्या कहा जाता है, अभ्यस्तता कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल करना क्या कहलाता है, कल्पना, अनुकरण, चिंतन या फिर सीखना। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल करना क्या कहलाता है, तो दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल करना दोस्तों अनुकरण कहलाता है। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया समग्रवाद में मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है बीच की ओर, अंश से पूर्ण की ओर, एक तरफ से अंश की ओर और पूर्ण से अंश की ओर। कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समग्रवाद में मुख्य रूप से किस पर ध्यान दिया जाता है, तो समग्रवाद की बात करूं दोस्तों, समग्रवाद में देखिए आपके पूर्णाकार से अंश की ओर ध्यान दिया जाता है, यानी कि पहले समस्त वस्तु की तरफ देखा जाता है, यानी कि समस्त पूरी समस्या को एक साथ देखा जाता है, फिर उस समस्या को छोटे छोटे खंडों में विभाजित करके उसका समाधान किया जाता है, यानी कि पूर्ण से अंश की ओर यह चलता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया शेषावस्था के लिए उत्तम विधि कौन सी है, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, मॉन्टेसरी विधि या फिर उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। शेषावस्था के लिए उत्तम विधि इनमें से कौन सी है, तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। तो शेषावस्था की बात करूं, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, मॉन्टेसरी विधि, ये तीनों विधियां उपयुक्त है, यानी कि उपयुक्त सभी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आज के दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का आपके सामने अंतिम प्रश्न है, कक्ष का वातावरण होना चाहिए मित्रतापूर्ण, शोरगुल से भरा, अनुशासन से पूर्ण या फिर शांत। जल्दी से इसका आंसर बताइए। कक्ष का वातावरण किस प्रकार का होना चाहिए, तो बिल्कुल दोस्तों पहले ऑप्शन को जिसने भी सही किया, यानी कि कक्ष का वातावरण मित्रतापूर्ण होना चाहिए, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे दोस्तों रीट 2025 लेवल 1 और लेवल 2 की परीक्षा के लिए साइकोलॉजी के यहाँ पर 25 से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। डेली आपको क्लासेज मिलने वाली है एग्जाम से पहले, जो कि महत्वपूर्ण आपके लिए साबित होने वाले है। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आएगी। क्लास को लाइक कर देना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि डेली क्लासेज आपको मिलने वाली है। तो मिलते किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा, धन्यवाद।